सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर आप सबके सामने, और स्वागत है आपका द गुरुकुल में। और हम लोगों ने जैसा कि स्टार्ट किया था अपना, और काफ़ी कुछ टॉपिक कवर भी किए। डुअलिटी हो गया है, वॉयज हो गया है, और ठीक उस तरीके से आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांच अकाउंट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसका एक पूरा पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या होता है, कैसे। उससे पहले मैं आप सबको एक बात कहूँ, आप जब वीडियोस देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती होगी। तो जब आपको वीडियो देख के हेल्प मिलती है तो कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, तो खैर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आगे भी आपको ऐसे कुछ नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया, कुछ ना कुछ नए यूनिक तरीके में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जैसा कि अभी तक बताया होगा, जो देखा होगा वो कैसा लगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमेशा की तरह, हो गया सब बातें हो गई, अब करते हैं ब्रांच अकाउंट को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट, आओ कम ऑन। बात करते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ब्रांच अकाउंट की। तो सबसे पहले कुछ समझते हैं ब्रांच अकाउंट के बारे में। ब्रांच अकाउंट होता क्या है? देखो, सबसे पहले मेन पर्पस क्या होता है कोई ब्रांच अकाउंट बनाने का? ब्रांच का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस को बढ़ाने का, बिजनेस को एक्सपैंड करने का। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ पर एक हमारा बिजनेस चल रहा है किसी भी चीज का, और ये प्लेस है लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ में ये है जो हमारा जहाँ से काम पूरा हो रहा है, इसे कहते हैं हेड ऑफिस, ठीक है। अब हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? आसपास मान लो कि हमने, ये तो यूपी में पड़ गया, तो हमने लखनऊ में हमारा हेड ऑफिस है। अब हम एक ब्रांच जो है आगे चल करके उत्तराखंड में खोलना चाहते हैं, ठीक है। एक ब्रांच, बिजनेस को बढ़ाना है। एक हम दिल्ली में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, और एक हम गोवा में ओपन करना चाहते हैं। तो मेन पर्पस कहीं ना कहीं हमारा ब्रांच का क्या हो गया कि बिजनेस को बढ़ाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपैंड करना है। तो ये तो हो गया ब्रांच। अब क्या होती है टाइप्स ऑफ ब्रांच, और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, किन किन मेथड्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो हमने क्या अभी तक समझा कि हमारा एक हेड ऑफिस है जहां से हम पूरा बिजनेस कंट्रोल करते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ब्रांच हमने ओपन करी उसे कहते हैं ब्रांच। और वहां पर होने वाली अकाउंटिंग या उससे आने जाने का, भाई जब ब्रांच ओपन करेंगे तो वहां पर जाहिर सी बात है सेल भी होगा, जो भी चीजें, जो बिजनेस होगा, तो बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा, और वो पता करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें वहां की पूरी डीलिंग को देखना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा, ये जानने के लिए हमें बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो समझते हैं पहले इसको करते हैं रफ और समझते हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, हेड ऑफिस पूछो, सीधे क्या शुरू करते हैं? ब्रांच से शुरू करते हैं। पहले मैंने लिखा ब्रांच। ब्रांच वैसे तो होती है दो टाइप की मेनली, ठीक है। पहली ब्रांच कौन सी होती है? इनलैंड ब्रांच, इनलैंड, INLAND, इनलैंड ब्रांच, मतलब जो हमारी कंट्री में, यानी कि वो ब्रांच जो इंडिया में ही है, ठीक है। हम बिजनेस भी हमारा इंडिया में ही है, हेड ऑफिस भी इंडिया में ही है, और जो ब्रांच हमने ओपन करी है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही है, तो उस ब्रांच को कहा जाएगा इनलैंड ब्रांच। और अगर कंट्री के बाहर चले गए तो उसे बोला जाएगा फॉरेन ब्रांच। तो पहली चीज तो ये दो हो गई, ठीक है। अब इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इनलैंड ब्रांच भी कई टाइप्स की हो सकती हैं। पहली हो जाएगी हमारी डिपेंडेंट। क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट। दूसरी क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट। दूसरी हो जाएगी इंडिपेंडेंट। दो ब्रांचेस हो गई हमारी,
डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। बहुत शॉर्ट में अगर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझाऊं तो जैसे डिपेंडेंट क्या होता है, जहां पर ये बोल लो आप स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, जहां पर लार्ज स्केल का बिजनेस हो, ठीक है, जहां पर ह्यूज सेल्स हो रही हो, ठीक है, यानी कि जहां पर छोटा काम है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। हमने ब्रांच अपनी ओपन कर दी लखनऊ के बाद उत्तराखंड में, लेकिन छोटी मोटी ब्रांच है, वहां पे 10 15 20 चीजों की 20 आइटम्स की अकाउंटिंग होनी है। तो आप मुझे बेसिकली बताइए कि कोई ऐसी आप ब्रांच ओपन करें जहां पर 10 15 20 आइटम्स की ही सिर्फ अकाउंटिंग होनी है, तो क्या उसके लिए पर्सनल अकाउंटेंट आप रखेंगे? ये तो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो हेड ऑफिस कहेगा कि भाई एक काम करो, ब्रांच तुम खोल लो, ब्रांच हमने ओपन कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दो, तुम रफली काम कर लेना, अकाउंट्स हमारे तुम्हारे जो है हम बनाएंगे। अकाउंट्स कौन बनाएगा? मतलब हम ही बनाएंगे। जो अकाउंटेंट हेड ऑफिस में काम करता है वही तुम्हारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर देगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया? डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच जहां पर लार्ज सेल्स होती है, लार्ज स्केल है, ह्यूज सेल्स हो रही है, वो कहेगी वो ब्रांच क्या है कि अपने अकाउंट आप खुद बनाइए, अपने अकाउंट आप खुद बनाइए। अब इसमें भी बात कर लेते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच के भी कुछ मेथड्स होते हैं। कौन कौन वो मेथड होते हैं? हमारा पहला मेथड है सबसे सिंपल, जिसे हम लोग बोलते हैं डेटर सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्टॉक एंड डेटर। क्या होता है? स्टॉक एंड डेटर। और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट सिस्टम या फिर मेथड, ठीक है। तो ये तो हमारे 3 तरीके हो गए जिनसे हम डिपेंडेंट ब्रांच को सॉल्व करेंगे। तो चाहे आप डेटर सिस्टम से सॉल्व करिए, चाहे स्टॉक एंड डेटर से सॉल्व करिए, या फिर फाइनल अकाउंट सिस्टम से सॉल्व करिए, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा ज्यादा सुटेबल होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। हम उसी मेथड को अप्लाई कर देते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने ब्रांच के टाइप्स बताया, एक तो इनलैंड ब्रांच, दूसरा फॉरेन ब्रांच। इनलैंड वो जो इंडिया में हो, उसके फिर मैंने 2 तरीके बताया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जिसके अकाउंट्स कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा। कौन बनाएगा? हेड ऑफिस बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसने कहा कि देखो भाई तुम्हारा छोटा सा बिजनेस है, हमने ब्रांच खोल दी है, सिर्फ शुरुआत कर दी है, छोटा मोटा बिजनेस है, इसके लिए अगर हम अकाउंटेंट अलग से रखेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा। और एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना, हम तुम भी सेल करते रहो, तुम्हारे अकाउंट जो बनना हम बना देंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच के जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो किसकी बुक में बनेंगे? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। इतना आप आसानी से आई थिंक समझ गए होंगे। और इंडिपेंडेंट क्या होगा? जहां पर लार्ज सेल होगी, लार्ज स्केल। तो इतना आप समझ गए, चाहो तो नोट कर लो, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट जान लें। प्रॉपर फॉर्मेट जानने के एक्चुअल में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे शुरू करते हैं ब्रांच का एक प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है भाई, ब्रांच के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट हमारा वही सेम, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? पार्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक। डिपेंडेंट ब्रांच की अगर बात करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, ऊपर सबसे ऊपर एट द टॉप लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और फिर आप यहाँ पर जो भी ब्रांच हो उसका नाम और ब्रांच अकाउंट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट का नाम। अब बात कर लेते हैं, यहां पर क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉड, जितना ब्रांच के पास ओपनिंग सामान है। जैसे शुरुआत में जब ब्रांच ओपन होगी तो हो सकता है ओपनिंग चीजें ना रही हो, लेकिन 1-2 साल बिजनेस करने के बाद आप मुझे बताइए कि पहले से हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग है उस साल का ओपनिंग हो जाएगा। जैसे ओपनिंग में क्या क्या हो सकता है? स्टॉक हो सकता है हमारा कुछ पिछले साल का स्टॉक बच गया हो, उसको इस साल से शुरुआत कर सकते हैं। हमारा डेटर हो सकता है,
डेटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। डेटर कैसे हो सकते हैं? हो सकता है हमारा पिछले साल का कुछ उधार बेचा गया सामान जिसका पैसा अभी भी न रिसीव हुआ हो, तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा? स्टॉक आ जाएगा, डेटर आ जाएगा, पेटी कैश आ जाएगा। पेटी कैश आ जाएगा छोटे मोटे खर्चों के लिए कोई पैसा दिया गया हो। पेटी कैश के अलावा फर्नीचर आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई जब भी आप ब्रांच शुरू करेंगे तो कुछ एसेट्स भी आप उसको देंगे, और कोई भी अदर एसेट भी आ सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ फर्नीचर ही आए, कोई अदर एसेट भी आ सकता है। पहली बात तो ये हमारे सारे के सारे एसेट हैं, तो हमने सारे एसेट्स को ब्रॉट डाउन कर लिया और इनका फाइनल अमाउंट आप क्या करो यहाँ पर, सब की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फाइनल अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एसेट्स को हमने ओपनिंग मतलब सिर्फ ओपनिंग बैलेंस उनका लिख लिया। अब हम लोग लिख लेते हैं उनका बैंक बैलेंस सीडी। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा शुरुआत में स्टॉक इतना था, डेटर इतना था, पेटी कैश इतना था, फर्नीचर इतना था, अदर एसेट इतने थे, तो क्या ये बचेंगे नहीं आखिर में? यानी कि इनका जो भी आ जाएगा आखिर में एट द एंड ऑफ ईयर, स्टॉक कितना बचा, डेटर कौन से जो अभी भी नहीं मिले जिनको हम लोग क्लोजिंग डेटर पे बोल सकते हैं, पेटी कैश अगर कुछ बचा हुआ है, ठीक है, अगर कोई फर्नीचर बचा हुआ है, फर्नीचर तो बचेगा ही ना, ज्यादा से ज्यादा उसमें डिप्रिसिएशन लग जाएगा, यहाँ मान लिया 5000 का था तो कुछ खर्चा होके वो तो बचेगा ही, और अगर कोई भी और अदर एसेट बचा हुआ है, तो ये तो हो गया क्या, हमने सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम सब लोग लिख लेंगे सारे एसेट्स, और फाइनली क्लोजिंग अमाउंट उसका इधर ले आएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज, अच्छा लायबिलिटीज जो हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। तो जस्ट अपोजिट नेचर, हमने बैलेंस नोट डाउन किया किस साइड, एसेट्स को डेबिट साइड, तो लायबिलिटीज हमारी किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड। यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या, बाय ओपनिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं हमारे, और दूसरा कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाए तो ये हमारा फाइनल अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने एसेट की बात की, क्या लायबिलिटीज भी हमारी इस तरफ आ जाएंगी? जी हाँ बिल्कुल आ जाएंगी। हम लोग क्या लिखेंगे इधर, हम लोग लिख लेंगे कि टू बैलेंस सीडी क्या क्या हो सकता है, क्लोजिंग लायबिलिटीज को बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं कि क्लोजिंग लायबिलिटी क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं हमारे, और क्या हो सकता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एट द एंड ऑफ ईयर बचा हो। तो फाइनली हमारा ये अमाउंट कुछ यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हम वो चीजें लिखने वाले हैं डेबिट साइड में जो कहीं ना कहीं हेड ऑफिस, अब देखो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हेड ऑफिस और दूसरा ब्रांच, तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों के लेन देन की बात कर रहे हैं। अब ब्रांच जो सामान बेचेगा वो कहां से आएगा, हेड ऑफिस से भेजा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, वो सामान जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है बेचने के लिए। उसके बाद में क्या भाई, सामान भेजने से काम चल जाएगा, वहां पर अगर कोई स्टाफ है तो उसकी सैलरी नहीं दोगे, अगर वो बिल्डिंग किराए पर है तो क्या उसका रेंट नहीं दोगे, अगर कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो क्या उसका खर्चा नहीं दोगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक, उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे हमारी आ सकती है सैलरी, सैलरी के साथ आ सकता है अगर कोई इंश्योरेंस है, अगर हमने कोई पेटी कैश के लिए कोई छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसा भेजा है, सारा कुछ क्या हम अलग अलग भेजेंगे, ये 500 इसके लो, 200 इसके लो, 300 इसके लो, हम क्या करेंगे इस सारा खर्चा एक साथ निकाल लो भाई, रेंट भी ले लो और हम तुम्हें एक साथ ही पूरा पूरा पेमेंट कर देते हैं। फाइनली ये वाला हमारा हो गया। अब भाई इधर आ जाओ जरा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी तरीके से जैसे जैसे इसने सामान भेजा तब तो हमने लिख लिया उसको डेबिट साइड। अब ब्रांच क्या करेगी, इन गुड्स का क्या करेगी ब्रांच, इनको कहीं ना कहीं इन गुड्स को बेचेगी। तो क्या होने वाला है उससे पहले तो हम लोग भेजेंगे कैश, इसको हम लोग बोल लेते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना या वापस करना, ठीक है। क्या इसमें तो जो डायरेक्ट कैश सेल्स हो जाएंगी उसका अमाउंट पहले और फिर हमने कुछ ना कुछ उधार अगर बेचा होगा, उधार बेचने वालों के लिए हमारा हो जाएगा
सॉरी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो जो पैसा हमने कहीं ना कहीं या तो कैश से नगद बेच लिया तो वो पैसा हमें मिल गया, या फिर जो हमने उधार बेचा था उसका पैसा मिल गया तो वो हमने लिख लिया और हमने कहाँ भेज दिया, हेड ऑफिस को। तो ये कुछ फाइनल हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसमें ये एक फॉर्मेट हो जाएगा फाइनली हमारा कुछ इस तरह से। तो फॉर्मेट ले लिया, ये तो एक स्पेसिमेन आपको कुछ समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो आप एक काम करिएगा, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा श्योर है, क्योंकि बहुत टफ नहीं, आसान सा चैप्टर है, ठीक। अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, 4-5 पार्ट में बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। अब क्या होगा, फाइनली हम लोग अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं, अकाउंट्स तो हम लोग इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है ब्रांच को या फिर लॉस। तो अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टू जनरल और नेट प्रॉफिट, जो भी आया है वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर लॉस हो जाता है तो हमेशा वाला रोल बाय जनरल लॉस, यहाँ पर हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ये है हमारा वो अकाउंट जो एक्चुअल में प्रिपेयर किया जाता है, ये वो अकाउंट है जो एक्चुअल में प्रिपेयर किया ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ जाए, जैसे कि मान लिया थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि उन्होंने क्या किया, आपको डेटर की वैल्यू दे दी, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, ओपनिंग दे दिया, कुछ ना कुछ मिस कर दिया, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दे दिया, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो डेटर अकाउंट कैसे बनेगा, थोड़ा सा उसका फॉर्मेट जान लेते हैं। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, टेक इट, ठीक है। तो अब इसको रफ करने के बाद मैं आपको एक बेसिक डेटर अकाउंट बना देता हूं। ज्यादा से ज्यादा पोर्शन इसमें इसलिए कवर करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करा सकूं, और 3-4 पार्ट में हम मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लें, स्पेशली डिपेंडेंट ब्रांच को, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पूरी तरह पार्ट है। डिपेंडेंट ब्रांच को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं साथ में एक डेटर अकाउंट की भी, ठीक है। तो फॉर्मेट तो हमारा वही रहेगा, मैं लिख देता हूं क्या, हमारा बनेगा डेटर ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ब्रांच के डेटर्स की बात हो रही है, तो ठीक है। अब ये एक तरीके से हम लोग जो ये वाला अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, या तो आप इनको एज अ वर्किंग नोट एग्जाम में बना सकते हो, ये एक तरीके के मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, रफली, कोई खास वैल्यू नहीं है, मतलब हमने सिर्फ नॉर्मली डिटेल जानने के लिए इसको प्रिपेयर कर लिया। इससे पहले जो मैंने आपको ब्रांच अकाउंट बनाया था, एक्चुअल में वैल्यू है उसकी। तो देखो ब्रांच डेटर अगर बनाना है तो कहीं ना कहीं पहले से हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि ओपनिंग डेटर हो सकते हैं, मे बी बिल्कुल हो सकते हैं, और कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ओपनिंग डेटर अगर है मतलब पहले से अगर ब्रांच का पैसा कस्टमर्स के ऊपर उधार है तो हम ये लिख देंगे। फिर टू क्रेडिट सेल्स, पैसा बढ़ कैसे जाएगा कि पहले से कुछ पैसा कस्टमर्स के ऊपर उधार था ब्रांच का, और हमने कुछ उधार और बेच दिया, तो ये दो चीजें हो गई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक। ये दो हमारे आइटम इधर आ गए। अब सबसे पहले आप यहां पे लिखिए बाय अमाउंट रिसीव्ड, वेट अ मिनट, पहले और चीजें देखते हैं, हालांकि लिखा ही भी जाएगा, लेकिन पहले क्या बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग बाय बैड डेट। अगर कोई ऐसा डेटर निकल गया जो सामान तो ले गया लेकिन पैसा डूब गया, अब उससे पैसा नहीं मिलने वाला है। फिर उसके बाद में हमने लिख दिया कि कोई ऐसा डेटर था जिसे हमें डिस्काउंट देना पड़ गया, उसके ऊपर मेरा 10,000 रुपये बकाया था, तो यहाँ तो मैं 10,000 लिखूंगा, ठीक। अब देते वक्त उसने 9500 दिया, 500 रुपये का डिस्काउंट ले गया, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं लिख लेता हूँ बाय अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है। अगर कोई पैसा डेटर से हमें मिल गया है वो लिख लेंगे, ठीक। ये दोनों चीजें क्या थी, पहले से उधार पैसा
जो भी उधार बेचा था और जो नया उधार बेच दिया ये टोटल हो गया, उसमें से जो बैड डेट हो गया वो माइनस, जितना डिस्काउंट दे दिया वो माइनस, जो डेटर से पैसा रिसीव हो गया वो भी माइनस, और अगर कहीं हमने कोई अलाउंसेस भी दे दिए हैं, ठीक है ना, अगर हमने कोई अलाउंसेस दे दिए, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो वो भी माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि वो जाएगा तो हमारे हिस्से से ही, खर्चा तो हमारा ही हो रहा है। एक तो हमने उसको उधार बेचा, उसके साथ में उसको अलाउंस भी दे रहे हैं, कोई खर्चा भी इसके ऊपर कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आ जाएगा यहाँ पर BR, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये हो गया। और जो बचेगा फाइनली, अगर कोई हम लोग क्या बात करने वाले हैं आगे कि बाय बैलेंस सीटी। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्वेश्चन में आपको या तो ये मिस करेगा, यानी कि क्लोजिंग डेटर मिस कर सकता है, या फिर ये मिस कर देगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो एक चीज अगर इन दोनों में से दे दे, तो क्या आप इस छोटे से फॉर्मेट को यूज करके इन दोनों में से कोई एक अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना? आसानी से कर सकते हैं भाई। बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी ना। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस था ये ओपनिंग डेटर हो गए, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग डेटर हो गए। और आपको पता है ओपनिंग डेटर, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले अकाउंट में कि ओपनिंग डेटर कहाँ लिखने हैं और क्लोजिंग डेटर कहाँ लिखने हैं। तो आज के लिए तो हमारा लगभग का पोर्शन ब्रांच में कवर कर लिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया सबसे पहले तो ब्रांच का फॉर्मेट, और उसके बाद ब्रांच डेटर का फॉर्मेट। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे हम लोग आगे भी बात करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको मिलते हैं किसी बढ़िया से ब्रांच के क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और साथ में लाइक भी करें, ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर।